नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर खजौली रेलखंड के कुरहिया हॉल्ट के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय महिला की हुई मौत। शराब तस्करी मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को बिस्फी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी के दो अलग अलग क्षेत्रों से बरामद किया गया 2 लोगों का अज्ञात शव, इलाके में फैली सनसनी। मधुबनी नगर क्षेत्र के भखरौली गांव में पंपिंग सेट चोरी कर भाग रहे 2 चोर को पकड़कर स्थानीय लोगों ने की पिटाई, किया पुलिस के हवाले। बेनीपट्टी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किशोर कुमार ने हरलाखी अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। अपर समाहर्ता अवधेश राम ने बेनीपट्टी अंचल का किया निरीक्षण, लंबित मामलों के निष्पादन के तेजी लाने सहित दिए कई दिशा निर्देश। हरलाखी थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 25 किलो 780 ग्राम गांजा किया जब्त, नेपाली नंबर का एक अपाची बरामद। डीडीसी विशाल राज ने किया बिस्फी अंचल कार्यालय व आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने मुखियापट्टी पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। समाहरणालय में डीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक, किसानों की आय में वृद्धि को लेकर हुई व्यापक चर्चा। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की एडवाइजरी, सुबह 6 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक ही खुलेंगे सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय। मधुबनी शहर के आदर्श नगर कॉलोनी के समीप संकट मोचन कॉलोनी के एक मकान में हुई भीषण चोरी। और मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के निर्देश पर हरलाखी पुलिस ने फर्जी प्रमाण पर सिम लेने वाले व निर्गत करने वाले मामले में 3 लोगों के विरुद्ध दर्ज की प्राथमिकी। खबरें अब विस्तार से। जयनगर खजौली रेलखंड के जयनगर कुरहिया हॉल्ट के समीप गुमती संख्या 34C के समीप एक 20 वर्षीय महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। महिला की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया पंचायत के परसाही गांव निवासी श्याम राय की पत्नी सुशीला देवी के रूप में की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। जयनगर खजौली रेलखंड के जयनगर कुरहिया हॉल्ट के बीच रेलवे गुमती संख्या 34C के समीप बुधवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवती की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतका की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया पंचायत के परसाही गांव निवासी श्याम राम की पत्नी सुशीला देवी के रूप में की गई है। घटना की सूचना पाकर परिजनों ने शव को रेलवे ट्रैक से अपने घर ले जाकर मृतका के मायके वालों को सूचना दी। मृतका के मायके बाबूबरही थाना क्षेत्र के तिरहोता गांव निवासी राधे राम ने बीते 2 साल पहले अपनी पुत्री मृतका सुशीला देवी की शादी जयनगर कुरहिया पंचायत के परसाही गांव निवासी श्याम राम के साथ हिंदू रीति रिवाज से किया था। घटना के बाद मृतका के मायके वालों के समक्ष पंचायत के मुखिया महेश यादव, पंचायत समिति सदस्य व गांव के कुछ गणमान्य लोगों की उपस्थिति में पंचायत स्तर पर मामले का निष्पादन किया गया और शव का दाह संस्कार किया गया।
कोरहिया पंचायत में परसाही गांव के एक नव महिला जिसको 2 साल पूर्व शादी हुई थी, ट्रेन के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। बेटी वाले लोग आए, हमारे समाज के लोग भी आए, सबको हिल के उसका लाश को दाह संस्कार कर दिए। इसमें किसी का कोई आपत्ति नहीं। क्या नाम हो गया आपका? महेश कुमार यादव, कोरहिया पंचायत के मुखिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने बिस्फी के लक्ष्मण यादव को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि शराब धंधेबाज के मामले में वह कई दिनों से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी कर पुलिस ने उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शराब धंधेबाज के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त बिस्फी के लक्ष्मण यादव को बिस्फी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि बीते 27 फरवरी को थाना क्षेत्र के भैरवा पंचायत के बनही डीह टोल से पुलिस ने 1730 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार महिला शराब कारोबारी मोहम्मद शहनवाज की पत्नी शबाना खातून को पुलिस ने उस समय ही जेल भेज दिया था। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि शराब कारोबार के मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी शबाना खातून समेत बिस्फी के लक्ष्मण यादव सहित अन्य के विरुद्ध मद्य निषेध कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था। पुलिस उस समय से ही फरार शराब धंधेबाज को गिरफ्तार करने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी की, परंतु शराब धंधेबाज पुलिस के गिरफ्त से बाहर चल रहा था। थानाध्यक्ष ने बताया कि धजवा चौक स्थित संतोष डीजे की दुकान से शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एसआई सुभाष सिंह, राहुल देव, एएसआई सुरेश चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगह पर दामोदरपुर व लोहिया चौक पर 2 अज्ञात शव बरामद किए गए हैं। 2 अज्ञात शव के मिलने के बाद एक ही क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों से शव बरामदगी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बेनीपट्टी के दामोदरपुर व लोहिया चौक पर अलग अलग 2 लोगों का शव बरामद किया गया है। दोनों शव अज्ञात है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। एक ही थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों से 2 अज्ञात शव मिलने से दोनों जगह में सनसनी फैली हुई है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। लवारिस लाश है बेनीपट्टी में। कहाँ पर बेनीपट्टी में? बेनीपट्टी में लोहिया चौक के पास। हाँ। दामोदरपुर। अच्छा, दूसरा दामोदरपुर। दोनों वही मिला? नहीं, एक लोहिया चौक के पास, एक दामोदरपुर में। किसका लाश है, मर्द का कि औरत का? मर्द का। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। नगर थाना क्षेत्र के भखरौली गांव के समीप बीती रात पंपिंग सेट चोरी कर ले जा रहे 2 चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। नगर थाना क्षेत्र के भखरौली गांव में 2 युवक देर रात भच्छी गांव से पंपिंग सेट की चोरी कर बाइक से भाग रहे थे। इसी दौरान पंपिंग सेट सड़क पर गिर गया, जिसके बाद ग्रामीण जाग गए और ग्रामीणों ने दोनों युवक को पकड़कर पूछताछ की, जिसके बाद वह पंपिंग सेट चोरी का निकला। वहीं चोरी किए गए व्यक्ति भी पंपिंग सेट बरामद होने की सूचना पर पहुंचे और अपनी पंपिंग सेट का पहचान किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोर की धुनाई कर नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। नगर थाना के एसआई राजकिशोर सिंह, एसएचओ अमित कुमार के निर्देश पर छानबीन में जुटे हुए हैं। नहीं था, हम आ रहे थे घर तो इसी का फोन आदमी बोला किसका फोन की तरह आया है सर, तो हम कल दिन नहीं रहा तो गया वहाँ देखने के लिए, तो हम राइट था। क्या नाम हुआ है कि मतलब पंपिंग सेट लेके जा रहे थे ना, तो वहाँ पे सेट लगता है, थोड़ा सा गड्ढा है, उसमें गिर गया। उससे हम पूछे कि मतलब भाई कहाँ से लेके आए हैं, तो बोला कि मतलब उधर से लेके आए हैं। फिर हम लोग को शक हुआ, तो उससे पूछे कि तो ये बोला, लड़का बोला क्या कि मतलब हमको पिताजी बोला है कि वहाँ किस हॉस्पिटल के पास 10 दूर जमीन है, उसमें सब्जी साग किए हुए हैं, उसको वहाँ पे जाके छोड़ दो। तो हम उसको क्या बोले कि भाई तुम जा रहे हैं वहाँ पे लेके, तो हमको शक लग रहा है। तो उससे हम पूछे कि हैंडल कहाँ है तुम्हें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किशोर कुमार ने हरलाखी अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण व जांच किया।
इस दौरान उन्होंने दाखिल खारिज, जमाबंदी, गृह स्थल से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की बारीकी से जांच की व कई दिशा निर्देश दिए। राजस्व एवं भूमि विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किशोर कुमार ने बुधवार को हरलाखी अंचल कार्यालय का निरीक्षण व जांच किया। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन भूमि दाखिल खारिज, जमाबंदी, गृह स्थल व वास भूमि बंदोबस्ती समेत अन्य कई पंजियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने आईटीपीएस काउंटर पर उपस्थित लोगों से अंचल कार्यालय के कर्मियों की कार्यकलापों के बारे में पूछताछ की, जहां लोगों ने संतोषजनक बताया। सभी पंजियों की जांच के बाद सीओ सौरभ कुमार को कई आवश्यक निर्देश दिए और भूमि विवाद संबंधित मामले के निपटारे में तेजी लाने को कहा। मौके पर अंचल सीआई अमरनाथ झा, राजस्व कर्मचारी राम बाबू झा, लिपिक अजय ठाकुर, अंचल नाजिर शीतल कुमार झा, मनोज कुमार, रामासीस पासवान, आईटी सहायक देवचंद्र व्यास, कार्यपालक सहायक सुरेंद्र कुमार सुमन, संजय कुमार, आलोक कुमार, संजीव कुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के अपर समाहर्ता अवधेश राम ने बेनीपट्टी के अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों के निष्पादन के तेजी लाने सहित कई दिशा निर्देश दिए, साथ ही भू राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के आलोक में अपर समाहर्ता अवधेश राम ने बेनीपट्टी अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर भूमि तथा भू राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। साथ ही मौजूद सीओ सहित अन्य पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जांच के दौरान उन्होंने भूमि संबंधित नागरिकों के महत्व से जुड़े विषय ऑनलाइन भूमि दाखिल खारिज, ऑनलाइन भूमि जमाबंदी का परिमार्जन, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय आय प्रमाण पत्र, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी, गृह स्थल, वास भूमि बंदोबस्ती सहित अन्य कई बिंदुओं पर समीक्षा की। लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा उन्होंने पुराने अंचल कार्यालय और पुराने और नए आरटीपीएस काउंटर का भी जायजा लिया। पुराने अंचल कार्यालय में मौजूद कर्मी से एडीएम ने दाखिल खारिज के संबंध में जानकारी ली और कई आवश्यक निर्देश दिए। अपर समाहर्ता ने बताया कि विभाग निर्देश के आलोक में डीएम द्वारा गठित टीम के अधिकारियों द्वारा अंचल का निरीक्षण किया गया है। निर्धारित विषयों पर जांच के संबंध में रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। मौके पर सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, राजस्व अधिकारी पूजा कुमारी, सीआई प्रमोद कुमार मंडल, नाजिर रमन झा, आपदा प्रभारी रमन सिंह सहित अन्य कर्मी भी मौजूद थे। दूसरी ओर जांच कर वापस लौटने को जब एडीएम बाहर निकले तो आधे दर्जन लोगों ने अंचल से जुड़ी कई समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और समस्याओं का निदान करने की गुहार लगाई, जिनमें परजुआर गांव के सुधीर कुमार झा ने अपने 14 कट्ठा 15 धुर जमीन पर उदित मिश्र के साथ उत्पन्न विवाद में भूमि का सीमांकन कराए बगैर सीमांकन कार्य पूरा करने का रिपोर्ट अंचल अधिकारी द्वारा देने की बात कही, तो बेहटा गांव की उर्मिला देवी ने प्रतिवादी मिथिलेश ठाकुर व राजकुमार ठाकुर सहित अन्य के द्वारा जमीन का अतिक्रमण करने और नोटिस के बाद भी अतिक्रमण खाली नहीं करवाए जाने की शिकायत की। बेटा पश्चिम की किरण देवी, सोनम देवी और स्नेहा राज ने 7-7 धूर जमीन का पर्चा रसीद निर्गत होने के बाद भी सीमांकन नहीं कराने और सीओ द्वारा पर्चा गलत होने की बात कही गई। रानीपुर के चंद्र नारायण झा ने भी सीमांकन नहीं कराने का सीओ पर आरोप लगाया, तो एडीएम ने जिला मुख्यालय में आकर विधिवत तरीके से शिकायत दर्ज कराने की बात कही। पड़ा हुआ है देख लेंगे, रिकॉर्ड है, कोर्ट का चीज है। सर, जो पब्लिक मैडम के पास आएगा उस पर एफआईआर हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ इसमें क्या वो पब्लिक है जिसको बोलिए उससे पूछिए ना सर। भाई अगर अनियमित काम करे मैडम करेगी एफआईआर छोड़ देंगे सर हम लोग। सुनिए, वो अलग मामला। सुनिए, आप अपने काम के लिए आए हैं। थाना दिवस का रिपोर्ट मैडम नहीं रगड़ते रह गए। थाना दिवस पर नहीं मिला। दूसरा हमारा सर जमीन है, एक दाखिल खारिज का कीमत है सर 2500 रुपए। खारिज कराना बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
हरलाखी थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक पर से 25 किलो 780 ग्राम गांजा जब्त किया है। इस मामले में नेपाली नंबर की अपाची बाइक भी जब्त की गई है। हालांकि मौके से तस्कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। हरलाखी थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक नेपाली नंबर की अपाची बाइक समेत करीब 25 किलो 780 ग्राम गांजा जब्त किया है। हालांकि पुलिस को दूर से ही देख धंधेबाज भागने में सफल हो गए। इस संबंध में एएसआई आरपी प्रसाद के प्रतिवेदन पर अज्ञात धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर एएसआई राम प्रवेश यादव सशस्त्र बल के साथ दिवा गश्ती पर निकले हुए थे। इसी दौरान पोतगाहन नहर पर पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी, जहां हटबरिया गांव की ओर से आ रहे उस धंधेबाज ने पुलिस को वाहन चेकिंग करते देख भागने लगा, जहां पुलिस के द्वारा खदेड़े जाने पर बोरी में रखे 2 अलग-अलग गांजा की पेटी को पटककर धंधेबाज गांव में भाग गया। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज
वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डीडीसी विशाल राज ने बिस्फी के प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं की जांच कर समीक्षा कर जानकारी ली व कई दिशा निर्देश भी दिए। बुधवार को डीडीसी विशाल राज ने बिस्फी प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अंचलाधिकारी कार्यालय व आरटीपीएस काउंटर पर सभी हल्का कर्मचारियों के साथ ही भू अर्जन से संबंधित लंबित मुआवजा की शिकायतें, लंबित जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय, जाति एवं आय प्रमाण पत्र, शिकायत रजिस्टर, लंबित दाखिल खारिज, अस्वीकृत दाखिल खारिज, ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा की। डीडीसी विशाल राज ने लंबित मामले को जल्द से जल्द निष्पादन करने का कड़ा निर्देश दिया। डीडीसी ने निरीक्षण के दौरान अंचल कार्यालय की साफ सफाई के बारे में भी जानकारी लिया। मौके पर सीओ श्रीकांत सिन्हा, सीआई बसंत कुमार झा, अरविंद कुमार व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी पंचायत के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र संख्या 38 और 39 के निरीक्षण के दौरान आसपास की महिलाओं से केंद्रों की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने मुखियापट्टी पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।
केंद्र संख्या 38 और 39 के निरीक्षण के दौरान उन्होंने आसपास की महिलाओं से केंद्रों की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने अनेक पंजियों को बारीकी से देखा। पोषाहार संचालन से संबंधित विषयों पर एलएस ने सहायिकाओं से जरूरी पूछताछ की। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से सरकार को उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने सेविका सविता कुमारी और पुष्पा देवी को निर्देशित किया। महिला पर्यवेक्षिका के साथ निरीक्षण में मौजूद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अर्चना कुमारी ने पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए कार्य करने की बारीकियां और तकनीकी जानकारी सेविकाओं को दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने किसानों की आय में वृद्धि को लेकर व्यापक चर्चा की व जानकारियां साझा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। जिलाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि इनपुट योजना, बीज वितरण, खाद की उपलब्धता सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि योजनाओं का लाभ पूरी सहजता से मिले, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसान चौपालों में चलाई जा रही सभी कृषक कल्याण योजनाओं की जानकारी किसानों को दी जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में किसानों द्वारा ई-केवाईसी न कराए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने 31 मई 2022 से पहले अपना ई-केवाईसी करवा लेंगे और अपने बैंक खाते को आधार से लिंक और एनपीसीआई सीडिंग करवा लेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस कार्य को अभियान मोड में संचालित किया जाए। सीएससी संचालकों को ई-केवाईसी करने और जिले के बैंकों को संबंधित खाते का आधार लिंक और एनपीसी और सीडिंग करने में तत्परता दिखाने को कहा है। यदि किसान ऐसा नहीं करवाते हैं तो वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि कई किसान ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में और आधार कार्ड में अंकित नाम में अंतर है। यह संदेह पैदा करने की वजह बनती है। ऐसे में किसान को चाहिए कि वे उचित साक्ष्य प्रस्तुत कर इसे ठीक करवा ले। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस किसी किसान ने आयकर रिटर्न भरा है, जीरो रिटर्न को छोड़कर, उन्हें यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की पहली किस्त मिल भी गई है तो उनसे राशि की वसूली की जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने चिंता जताई कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दूसरे राज्य में कार्यशील रहने के पुख्ता सबूत हैं, वे भी जिले में किसानी करने वाले किसानों को मिलने वाली राशि के लिए आवेदन कर देते हैं। ऐसे सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित किया जाए। कुछ लोग सरकारी नौकरी से रिटायर करने और पेंशन पाने के बावजूद इसके लिए आवेदन करते हैं। ऐसे सभी लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जिले में यूरिया की बिक्री और स्टॉक संबंधी आंकड़ों की भी पड़ताल की और कहा कि ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण है और इनका समय समय पर विश्लेषण किया जाएगा। उर्वरक की कालाबाजारी को लेकर विशेष सतर्कता बरतने एवं नियमित रूप से औचक निरीक्षण एवं छापेमारी करते रहने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विरासत से कृषि को जोड़ते हुए कहा कि मिथिला जगत जननी सीता की धरती है। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के फुलहर ग्राम में अवस्थित पुष्प वाटिका में सीता और रामचंद्र की प्रथम भेंट हुई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिले में 4 लेन के आसपास की जगहों पर कृषि में अकूत संभावनाओं पर भी चर्चा की। मधुबनी जिले में रसीले आमों के उत्पादन बहुतायत से होने की बात उन्होंने बताई। जिलाधिकारी ने सभी मंगलवार को कृषि टास्क फोर्स की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि जिले में कृषि क्षेत्र में विकास कार्य को गति प्रदान की जा सके। उस बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, वरीय उप समाहर्ता बालेंदु पांडे सहित जिले के कृषि विभाग के सभी वरीय अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी व मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देशानुसार अब मधुबनी जिले में पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक ही सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थान खुलेंगे। गौरतलब है कि 11 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह सूचना बढ़ती गर्मी के मद्देनजर लोगों में प्रेषित किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी
एवं जिलाधिकारी मधुबनी के आदेश के आलोक में मधुबनी जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय सुबह 6 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक ही खुलेंगे। पूर्वाह्न 11 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह आदेश जिले में अधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के मद्देनजर किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर के आदर्श नगर कॉलोनी के समीप संकट मोचन कॉलोनी में वार्ड 6 के पूर्व वार्ड पार्षद पूनम देवी के किराए के मकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान तकरीबन लाखों के नगद व जेवरात पर हाथ साफ किए गए। गौरतलब है कि एक ही मकान में किराएदार व मकान मालिक दोनों के घर भीषण चोरी की वारदात हुई। वहीं आज से 3 दिन पूर्व भी आदर्श नगर कॉलोनी में एक चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। मधुबनी नगर के आदर्श नगर कॉलोनी के बगल में संकट मोचन कॉलोनी में पूनम देवी पूर्व वार्ड पार्षद वार्ड 6 के किराए के मकान में सोमवार की रात चोरों ने लाखों के जेवरात व नगद की चोरी कर ली। सभी कमरों के गेट का दरवाजा तोड़कर पूरी रात नीचे व ऊपर के सभी कमरों के आलमारी को तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया गया। एक साथ मकान मालिक और किराएदार दोनों के यहां भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व ही आदर्श कॉलोनी में एक घर में चोरी की बड़ी घटना घटी थी और 3 दिन पूरा भी नहीं हुआ कि एक बार फिर इस चोरी की भीषण घटना को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड में फर्जी प्रमाण पत्र पर सिम लेने व सिम निर्गत करने वाले 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के निर्देश के आलोक में की गई है। मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के निर्देश पर फर्जी प्रमाण पत्र पर सिम लेने व सिम निर्गत करने वाले 3 लोगों के विरुद्ध एएसआई आरपी प्रसाद के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में महादेव पट्टी गांव निवासी शिवजी महतो व दरभंगा के एक डिस्ट्रीब्यूटर व एक रिटेलर को अभियुक्त बनाया गया है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिंघिया गांव से अपहृत हुई एक लड़की को पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि बीते 20 अप्रैल को अपहरण के बाद अपहृता के पिता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अपहरण के मामले में बिस्फी थाना पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए 1 सप्ताह के अंदर अपहृता को बरामद कर लिया है। अपहृता की बरामदगी स्थानीय थाना क्षेत्र के सिंघिया गांव से की गई है। मामले को लेकर अपहृता के पिता द्वारा बीते 20 अप्रैल को बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें सिंघिया गोठ निवासी मिथिलेश कुमार सहित 4 को आरोपित किया गया था। उन्होंने कहा था कि शादी की नीयत से उनकी पुत्री का अपहरण कर कहीं लेके जाया गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि छापेमारी कर अपहृता को बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अपहृता को मेडिकल जांच व 164 के बयान के लिए मधुबनी भेज दिया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए
आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। मधुबनी सदर अस्पताल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवृत्ति मिश्रा ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी साझा की है। डॉक्टर की माने तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद 25% महिलाओं में मौत का दूसरा कारण सर्वाइकल कैंसर है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है सर्वाइकल कैंसर के लक्षण और क्या है बचाव के उपाय। सर्वाइकल कैंसर से बचाव है बहुत जरूरी, जो गर्भाशय ग्रीवा से शुरू होकर लीवर, ब्लैडर, योनि, फेफड़ों और किडनी तक फैल जाता है। सदर अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवृत्ति मिश्रा ने बताया कि अनुसार आंकड़ों की बात माने तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद 25% महिलाओं में मौत का दूसरा कारण सर्वाइकल कैंसर है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा से शुरू होकर शरीर के दूसरे अंगों तक फैलता है। गर्भाशय ग्रीवा एक सरफेस से कवर होती है जिसके सोल्स में कैंसर विकसित होता है। यह बीमारी ज्यादातर पैपिलोमा वायरस के कारण होती है। 30 से 45 की उम्र में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का सबसे अधिक खतरा होता है। इसके अलावा अल्कोहल या सिगरेट पीना, एचपीवी संक्रमण के कारण, कम उम्र में मां बनना, बार बार प्रेग्नेंट होना और असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण महिलाएं इस बीमारी की चपेट में जल्दी आ जाती है। महिलाओं की पीरियड्स, अनियमित और सामान्य रक्तस्राव, बार बार यूरिन आना, पेट के निचले हिस्से व पेड़ में दर्द या सूजन, बुखार, थकावट, भूख न लगना, वेजाइना से डिस्चार्ज होना इसके मुख्य लक्षण है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए चिकित्सक की सलाह पर महिलाओं को 2 से 3 वर्ष में एक बार पैम्प स्मीयर टेस्ट भी करवाना चाहिए। इससे समय रहते बीमारी पता लग जाती है। असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से बचे और एक से ज्यादा पार्टनर के साथ संबंध बनाने से बचने पर सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। धूम्रपान, शराब जैसी नशीली वस्तुओं से जितना हो सके दूरी बनाएं। इसमें निकोटीन होता है जो गर्भाशय ग्रीवा में जमा होकर कैंसर सेल्स को बढ़ावा देता है। महिलाओं को अपनी डाइट, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, फाइबर फूड्स, साबुत अनाज, दही, सूखे मेवे, बीन्स अधिक लें। साथ ही उन्हें जंक फूड्स और बाहरी खाद्य पदार्थ से दूरी बनानी चाहिए। प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम या योग करना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और भोजन के बाद भी 10 मिनट जरूर टहलना चाहिए। सबसे जरूरी बात, मोटापा कंट्रोल में रखें क्योंकि यह सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि कई बीमारियों की जड़ है। इस बीमारी से बचने के लिए सबसे जरूरी उपाय है टीकाकरण। इस बीमारी से बचने के लिए एचपीवी इंजेक्शन लगवाना ना भूलें। आप चाहे तो पोलियो की तरह यह इंजेक्शन भी कम समय में लगवाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर के परामर्श पर करवाना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को कहते हैं। महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर के ही केसेस पाए जाते हैं। यह 30 से 45 वर्ष की महिलाओं में शुरू होता है और इस कैंसर का मुख्य कारण एचपीवी इन्फेक्शन है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक प्रकार का वायरस है, उसके इन्फेक्शन से सर्वाइकल कैंसर होता है। कम उम्र में यौन संबंध बनाने वाली महिलाएं जिनके या कम उम्र में गर्भधारण हुआ हो, ज्यादा बच्चे कम अंतराल में हुए हों, ऐसी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। इसके शुरुआती लक्षणों में माहवारी की गड़बड़ी, बीच बीच में खून गिरना,
धात गिरना और पेरू में दर्द होता है। इस तरह के कोई भी लक्षण होने पर में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर के तुरंत सलाह लेनी चाहिए। इस कैंसर के शुरुआती अवस्था में जांच अगर हो जाए तो इसका इलाज काफ़ी आसान होता है। तो शुरुआती इलाज इसका शुरुआती पकड़ कर पाने के लिए एक जांच होता है जिसको पैप स्मीयर कहते हैं। पैप स्मीयर का जांच अगर किसी भी महिला का होता है तो सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती दिनों में ही उसका पता लगाया जा सकता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर सीपीआईएम अंचल कमेटी के द्वारा बाल विकास कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। जयनगर बाल विकास परियोजना कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार व समय सीमा के अंदर विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका सहायिका बहाली नहीं करने के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन किया गया। जयनगर बाल विकास परियोजना कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं समय सीमा के अंदर विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका सहायिका बहाली नहीं करने के खिलाफ बुधवार को सीपीआईएम अंचल कमेटी जयनगर के द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता अंचल सचिव अधिवक्ता कुमार राणा प्रताप सिंह ने किया। वक्ताओं ने कहा कि जयनगर बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यरत सीडीपीओ एवं कर्मियों के द्वारा बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं किया जाता है। सीडीपीओ कार्यालय पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। वक्ताओं ने कहा कि धरना देने का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2018 से लंबित सेविका सहायिका बहाली नहीं करने के कारण माकपा के द्वारा धरना दिया गया है। वक्ताओं ने कहा कि सीडीपीओ कार्यालय को चढ़ावा नहीं मिलने के कारण आज बीते कई वर्षों से खाली पड़े सेविका सहायिका के रिक्त पदों को भरा नहीं गया। 2 वर्ष पूर्व जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय के द्वारा जिला पदाधिकारी कार्यालय के नाम पत्र जिला मुख्यालय के द्वारा जयनगर अनुमंडल कार्यालय भेजा गया। एसडीओ कार्यालय जयनगर के द्वारा विशेष आम सभा का चयन करने के लिए 20 अप्रैल 2019 को सीडीपीओ कार्यालय को भेजा गया, जिसमें एसडीओ जयनगर के द्वारा 6 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांग की गई, लेकिन 2 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी सीडीपीओ कार्यालय के द्वारा एसडीओ कार्यालय को रिपोर्ट नहीं भेजा गया है। रिपोर्ट को विलंब करना अवैध उगाही का मामला प्रतीत आ रहा है। वक्ताओं ने बताया कि धरना पर बैठी सेविका सहायिका अभ्यर्थियों को सीडीपीओ कार्यालय के मुखबिर के द्वारा 2.5 से 3 लाख रुपए की मांग की गई है। वहीं संदर्भ में पूछे जाने पर बाल विकास पदाधिकारी रंजना कुमारी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बहाली प्रक्रिया एलएस के द्वारा किया जाता है। कि इस दिशा में ठोस कदम उठावे, वरना हम आगे इससे भी तीखा आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे। रामजी यादव, पूर्व राज्य कमेटी सदस्य, सीपीएम जयनगर। मुख्य रूप से पार्टी के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, विभाग को लगभग आज से 1 महीना पूर्व से ही सूचना दिया जा रहा है कि जो निर्धारित तिथि है उस पर आप बहाली का प्रक्रिया पूरा करें। आपको मालूम होना चाहिए 2018 का बहाली अभी तक पेंडिंग है, जिसमें सेविका और सहायिका है। 7 ऐसे जगह हैं जहां आम सभा हुई, कैंसिल हो गया, पुनः आम सभा हुआ, वहां पदाधिकारी नहीं पहुंचा, अब तीसरा आम सभा करना है। 2019 से लेकर आज तक इस कार्यालय को ऊपरी विभाग के द्वारा जो आदेश दिया गया है आम सभा करके चयन करने का, उसके लिए फुर्सत नहीं है। इस पदाधिकारी को सिर्फ फुर्सत है आंगनबाड़ी केंद्र पर जांच के लिए जाएगी और 3500 से 5000 रुपया जेबी में डालेगी और वहां से आ जाएगी। यहाँ के यह जो भ्रष्टाचार का जो स्तर है, हमको नहीं लगता कि पूरे बिहार में जयनगर से बड़ा कहीं भ्रष्टाचार है। इसीलिए हमारी मांग है कि ऊपरी जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो निर्धारित तिथि है 30/4/2022 तक, अगर बहाली अगर समय सीमा के अंदर नहीं होता है तो हो सकता है यह तो आज सांकेतिक धरना है और इसके बाद उग्र आंदोलन होगा, जिसका सारा जवाबदेही जयनगर के ये सीडीपीओ होंगे। अगर कोई घटना घटती है, कोई फिर ये बात होती है तो सारी की जवाबदेही उनकी होगी, क्योंकि हमने उनको लिखित में दे दिया है कि यह जो आप देख रहे हैं महिला सबको सब कैंडिडेट है, किसी के पास उतना पैसा नहीं है जो इनको 3 लाख रुपया देगा। इनके ऑफिस से कहा गया है कि 2 लाख से 3 लाख रुपया देना होगा तबे बहाली होगा, नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे। तो हम आज आप लोग के माध्यम से यह चेतावनी देने के लिए आए हैं, तुम्हें अगर पावर होगा, तुम्हारे कलम में ताकत होगा तो तुम वहां कैंसिल कर दोगे। अगर हम लोगों में ताकत होगा, हमारे कैंडिडेट में ताकत होगा तो लड़ के नियोजन लेके रहेगा।
इतना ही कहने के लिए धरना के रूप में हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना समय निकाल कर हम लोग के बीच में आए। मैं कुमार राणा प्रताप सिंह, माकपा सचिव जयनगर। आज का यह धरना कार्यक्रम 2018 में बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बहाली के लिए आवेदन लिया गया और उसके बाद कुल 7 केंद्रों पर किसी कारणवश आम सभा नहीं हो सका। उसके बाद लगातार द्वितीय आम सभा में पदाधिकारी की उपस्थिति नहीं हुआ। तृतीय आम सभा का निर्धारण करने के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी 20/4/2019 को ही लेटर भेजा है, जो आज तक इस कार्यालय के अंदर में लंबित है। ये 7 के अलावा और कई लंबित था, जो सेविका सहायिका अवैध ढंग से राशि उपलब्ध करवा दिया गया सीडीपीओ के, उस केंद्रों पर बहाली हो गया है। जहां से पैसा की प्राप्ति नहीं हुआ है उस केंद्रों पर लंबित है। कभी कहा जा रहा है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पास लंबित है, कभी कह रहा है जांच के रूप में लंबित है और कभी कह रहा है कि एसडीओ कार्यालय में लंबित है। जब धरना की कार्यक्रम हुआ है, सार तमाम पत्रांक दिनांक से पड़ा हुआ है। आज यह लेटर तैयार हो रहा है, जो स्पष्टीकरण पूछा गया अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, उसकी जवाब की कॉपी आज तैयारी हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरफ है कि इस कार्यालय के अंदर में या टेक होम राशन की बात हो, या क्या भाउचर सत्यापन करने की बात हो, या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑनलाइन कराने का 100 रुपया यह कार्यालय के द्वारा लिया जा रहा है और इसके बदले में सेविका के द्वारा 200 से 500 रुपया की उगाही की जा रही है। टेक होम राशन की जो है अवैध ढंग से तमाम केंद्रों पर वितरण है, 25% वितरण, 75% की घोटाला, जिसमें 1000 से 3000 रुपया तक सीडीपीओ के द्वारा लिया जाता है। जब केंद्र विजिट में जाते हैं पर्यवेक्षिका तो 500 से 1000 रुपया अवैध उगाही करते हैं। बच्चों की उपस्थिति 7 दस्तखत करते हैं 40 पर। इस तमाम भ्रष्टाचार अनियमितता के सवाल को लेकर और बहाली के सवाल को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अंचल कमेटी जयनगर ने आज सांकेतिक रूप से 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया है। इस पर अगर सुनवाई नहीं होती है तो इससे भी तीखा और उग्र आंदोलन करने की हम चेतावनी देते हैं। शशिभूषण प्रसाद, सीपीएम जिला कमेटी सदस्य, मधुबनी। पहले से 18 में हम नहीं थे, 19 में हम नहीं थे, उसके बाद तो पूरा आपका यही चल रहा है। लॉकडाउन चला, आचार संहिता लगा, ये सब लगा और प्रोसेस में होगा बहाली जो होने लायक होगा। इनके द्वारा एक ये आरोप कोई कुछ भी लगा देगा जिसका हम वही क्या करें। कोई गलत निराधार है। अब नहीं, आप बताइए बहाली वाला मैटर में एलएस है। अब ये एलएस है तो प्रोसेस से नहीं होगा, कुछ तो गलत करके नहीं होगा। कुछ क्वेरी था, क्वेरी का हम लोग कर रहे हैं जवाब कि जवाब, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र का है तो हम लोग एक का ये 2 जन्म प्रमाण पत्र हम स्कूल को लिखे हैं। जो जहाँ से जो क्वेरी होना है क्वेरी करके ले रहे हैं, अगला को देंगे तो आगे से होगा। इनका एक आरोप था कि 2019 में एसडीओ कार्यालय के द्वारा, अब देखिए हम 19 में नहीं थे, लेकिन 19 में नहीं थे, लेकिन जो पदाधिकारी बैठा वो करना है। हम 18 में भी लेके 19 में नहीं। 19 का वो दिखा रहा है कि बर्मा महीना में वो 19/4 को ही दिया गया था। 20/4/19 को एसडीओ कार्यालय के द्वारा पत्राचार किया गया है आपके कार्यालय को। 20/4/19 हाँ 20/4/19 को विशेष आम सभा के हम नहीं थे उस समय। पदाधिकारी क्या किया? लेकिन ये आरोप निराधार है, जो आरोप हम नहीं उस समय। जो आरोप लेनदेन का, अब जो काम है काम हो रहा होगा। लेनदेन का आरोप निराधार गलत है। हमको क्या मतलब है जो बहाली एलएस करती है, हम लोग उसको तो इन लोगों का आरोप है कि आपके कार्यालय के द्वारा अवैध उगाही आपके द्वारा मेरे द्वारा कहीं कुछ जो प्रोसेस से होगा वो। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सहरघाट में पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान स्टेट हाईवे 75 पर वाहन जांच कैंप लगाकर अनकंट्रोल स्पीड और ओवरलोड से बचने की हिदायत वाहन चालकों को दी गई। पुलिस ने सहरघाट में स्टेट हाईवे 75 पर वाहन जांच कैंप लगाकर अनकंट्रोल स्पीड और ओवरलोड से बचने की हिदायत ड्राइवरों को दी। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के खिलाफ पुलिस ने कई गाड़ियों के ड्राइवर से 1000 रुपए बतौर जुर्माने के तौर पर वसूले। शराब तस्करी और सुरक्षा के मद्देनजर थानाध्यक्ष विजय पासवान ने पुलिसकर्मियों के साथ वाहनों की तलाशी ली। बाइक व ऑटो सहित अन्य गाड़ियों में लदे सामानों की जांच की। हालांकि किसी तरह की आपत्तिजनक चीज पुलिस को नहीं मिली। प्रतिबंधित सामानों की ढुलाई नहीं करने की कड़ी हिदायत पुलिस ने ड्राइवरों को दी। थानाध्यक्ष ने सुरक्षित यात्रा करने के लिए ड्राइवरों को जागरूक किया। ट्रैफिक नियमों की रक्षा करने की नसीहत वाहन चालकों को पुलिस ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
मधुबनी समाहरणालय के सामने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समीप ग्राम रक्षा दल के जवानों द्वारा लोकतंत्र बचाओ आंदोलन 48वें दिन भी जारी रहा। गौरतलब है कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे ग्राम रक्षा प्रदेश दल के अध्यक्ष राम प्रसाद राउत का कहना है कि या तो सरकार उनकी मांगों को पूरा करे या फिर इस संस्था को रद्द कर दे। और वहीं इसी कड़ी में शहर में तिरंगा यात्रा निकाला गया। मधुबनी समाहरणालय के सामने बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के निकट लोकतंत्र बचाओ आंदोलन 48वें दिन भी जारी रहा और मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता व दल के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत ने संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन का 48वां दिन होने जा रहा है और चट्टानी एकता पूरे जोश व उमंग के साथ ग्राम रक्षा दल के जवान इस आंदोलन स्थल पर डटे हैं और डटे रहेंगे। उनका कहना है कि वह किसी भी परिस्थिति में पीछा हटने को तैयार नहीं है। या तो बिहार सरकार मांग पूरा करे या फिर संस्था को रद्द कर दे। तिरंगा लहराकर सर पर तिरंगा पटरी बांधकर वंदे मातरम भारत माता की जयकारे के साथ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन जारी रहा। अररिया से आए हुए सैकड़ों जवानों ने अपनी आवाज बुलंद की। बिहार सरकार व जिला प्रशासन को चेताया कि मांग पूरा करे या इस संस्था को रद्द करे, अन्यथा पूरे बिहार में आंदोलन छिड़ जाएगा, जिसका सीधा जिम्मेवार सरकार व प्रशासन के लोग होंगे। इस कार्यक्रम में दल के प्रदेश महामंत्री विजय कुमार साह, जिला सचिव गुप्ता राजा बाबू, जिला उप निरीक्षक राकेश पासवान, अशोक कुमार यादव, अररिया से आए हुए जिलाध्यक्ष संजय कुमार साह, जिला प्रवक्ता परवेज आलम, प्रखंड अध्यक्ष शमसुल जमा, मधु कुमारी, प्रकाश मंडल, देवानंद सिंह, विश्वास देवंती देवी, ललिता, गुंजा, भानु, मारो, रशीदा, रिंकी, रंजन, इरफान, रोहित, सुमन, संजीत समेत कई लोग व सैकड़ों की संख्या में ग्राम रक्षा दल के जवान लोकतंत्र बचाओ आंदोलन स्थल पर उपस्थित थे। अधिकार पर उसको लेके गए थे। अगर वो हमको इज्जत। क्या नाम हुआ आपका? गुंजा देवी। कहाँ से आए हैं आप? जिला अररिया से रानीगंज प्रखंड। यहाँ किस लिए आए हैं आप? यहाँ जो है कि धरना जो चल रहा है मधुबनी में ग्राम रक्षा दल का, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। या तो सरकार मेरा मांगे पूरी करे, नहीं तो समर्थन कर दे और मेरा प्रदेश अध्यक्ष जी को जो है कि लिखित करके दे दे कि ग्राम रक्षा दल का पावर नहीं है हमको नियुक्ति करने के लिए, हम लोग धरना तोड़ देंगे। मैं ललिता कुमारी ग्राम रक्षा दल की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ। मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि मेरे जितना भी आंदोलन में हम लोग आए हुए हैं, सम्मेलन में है, ठीक है, इसकी मांगे को पूरी किया जाए, नहीं तो रद्द किया जाए। इसके लिए मैं सदा हमारी बनी रहूंगी। नहीं तो मेरे जो इसमें जो कार्य किए गए हैं, और सबसे बड़ी दुखद की बात ये है कि जो राम प्रसाद राउत को कस्टडी में लेकर के यहाँ धरना तोड़वाने का संकलन में किए हैं, अगर हम लोग अन्यथा पूरी मांगे नहीं की जाएगी तो संगठन को रद्द किया जाए। हम अररिया जिला से हैं। मेरा घर आटी मोहन हुआ, वार्ड नंबर 1 से। मेरा नाम देवंती देवी है। मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है, 8 साल से जो ये कार्य चल रहा है और कार्य करवा रहा है, जहाँ अगर जरूरी पड़े ग्राम रक्षा दल को बुला करके उससे काम करवाया जाता है और उसको मेहनत मजदूरी कुछ नहीं मिलता है। और सरकार के आगे में अभी हम लोग सरकार के सामने में अगर कहीं कहीं बैठे हुए हैं तो सरकार का इतना पावर नहीं है कि चलकर आ करके हमको पूछे कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है। और मेरा राम प्रसाद रावत जी को जो गिरफ्तार किए हैं, जिस अधिकार पर उसको लेके गए थे, अगर वो हमको इज्जत नहीं दे सकता है, हम भी उसको इज्जत नहीं देंगे। पहला बात। दूसरा बात, अगर बिहार ग्राम रक्षा दल को अगर वो नियुक्ति नहीं दे सकते हैं तो हम भी महिला बिहार का है, नीतीश को गिरा करके रहेंगे, उसको जमीन पर से पाँव हटा करके रहेंगे, उसको बिहार में कभी आने के लिए नहीं देंगे। ये हम लोग का गारंटी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा व झंझारपुर में कृषि विज्ञान केंद्र सुखैत में किसान मेला सह कृषक वैज्ञानिक वार्तालाप का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कृषक एवं कृषि वैज्ञानिकों के वार्तालाप से कृषि क्षेत्र में संभावना बढ़ने की उम्मीद है। इस दौरान वैज्ञानिकों के द्वारा उन्नत किस्म की खेती करने को लेकर किसानों को कई जानकारियां साझा की गई। मधुबनी के जिलाधिकारी अमित कुमार के निर्देश के आलोक में जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों की आय में वृद्धि और अधिक पैदावार के परिप्रेक्ष्य में निरंतर प्रयास जारी है।
इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बेनीपट्टी तथा कृषि विज्ञान केंद्र सुखैत झंझारपुर में किसान मेला सह कृषक वैज्ञानिक वार्तालाप का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस क्रम में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद को एक बेहतर पहल के रूप में देखा जा रहा है। उन दोनों कार्यक्रम स्थल पर 500 से अधिक किसानों ने कृषि क्षेत्र में नवाचार के रूप में प्राकृतिक खेती और बायोफर्टिफाइड क्रॉप्स के बारे में जानकारी हासिल की। जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने उपस्थित किसानों के साथ कृषि कार्य के संग मशरूम उत्पादन और पशुपालन जैसे विकल्पों की भी विस्तृत जानकारी साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। प्रशिक्षु डीएसपी नेहा कुमारी ने पंडौल थाना पहुंचकर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बिंदुओं से संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों को कई निर्देश निर्गत किए। प्रशिक्षु डीएसपी नेहा कुमारी ने पंडौल थाना पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी पुलिस पदाधिकारी थाने में मौजूद रहे। वहीं डीएसपी ने थाने की गुंडापंजी, स्टेशन डायरी सहित विभिन्न अभिलेखों का भी निरीक्षण किया और सभी पुलिस पदाधिकारियों को कर्तव्य के प्रति सचेत रहते हुए अपराध नियंत्रण के लिए थाना क्षेत्रों में सघन गश्ती अभियान चलाते हुए आम आदमी की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिले के लंबित व निष्पादित मामलों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों को गंभीरता से लें और सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय से निष्पादित करें। मधुबनी के जिलाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिले के लंबित या निष्पादित सामान्यवाद और स्पीडी ट्रायल से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करना सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश के साथ पुलिस उपाधीक्षक, प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, विशेष लोक अभियोजक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला पूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी ने पंडौल अंचल कार्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने आपूर्ति पदाधिकारी अमर शर्मा के साथ कई पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिला पूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी ने पंडौल अंचल कार्यालय पहुंचकर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं क्षेत्र के मालगुजारी, दाखिल खारिज सहित कई अभिलेखों का निरीक्षण किया। इस दौरान अंचलाधिकारी नंदन कुमार सहित कई कर्मी मौजूद थे। अंचलाधिकारी नंदन कुमार व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमर शर्मा के साथ कई पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नौकरी और बेरोजगारी के पशुपेश के बीच फंसी आजकल की युवा जिंदगी बस भाग दौड़ कर रही है। आइए हम आपको मधुबनी के एक ऐसे युवा से मिलाते हैं जिन्होंने स्वरोजगार कर न बल्कि अपनी जिंदगी ठीक की बल्कि इसके साथ साथ 10 अन्य लोगों को भी रोजगार दिया। मधुबनी शहर के रेड क्रॉस रोड स्थित पतंजलि स्टोर के निकट रहने वाले युवक सुमनजीत कुमार लकड़ी के सामानों का स्वरोजगार शुरू कर अपना साथ ही 10 अन्य लोगों का जिंदगी संवार रहा है। सुमनजीत की माने तो वह पहले सरकारी नौकरी के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन मन में मेक इन इंडिया की बातें कौंधने लगी, जिसके बाद अपने घर के दरवाजे को शोरूम बनाया और कैंपस में लकड़ी के सामान, दीवान, पलंग, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल सहित कई तरह की सामग्री का कारखाना बनाकर लोगों की पसंद का सामान उचित मूल्य पर बनवाने का स्वरोजगार शुरू कर दिया। इसमें 10 लोगों को उसने अपने यहाँ रोजगार दिया। इससे अच्छी आमदनी कर वह खुद व अन्य 10 लोगों की जिंदगी चला रहा है। रोजगार के तहत मैंने ये काम किया है। इसमें मेरे यहाँ वैरायटी के पलंग, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, चाहे जितनी भी सामग्री होती है फर्नीचर से, चाहे इंटीरियर का भी जो भी सामान होता है फर्नीचर का, सारा जो है सो मनपसंद जो होता है लेटेस्ट डिजाइन जो अभी नया मॉडर्न युग में चल रहा है, सारा मेरे यहाँ बनाया जाता है। और जितने भी फर्नीचर हैं या पलंग हो
या सोफा सेट हो, डाइनिंग टेबल हो, वो सागवान में, शीशम में, महोगनी में, या और भी लोग जिस तरह का पसंद करते हैं, सस्ता का सस्ता भी और जिस अच्छे रेंज का भी, तो सारा सामान मेरे यहाँ अच्छे मतलब डिजाइन में और उचित दाम में बनाया जाता है। हाँ, यही कारण है कि मेरे यहाँ जो है सो दूर दूर से लोग आते हैं और मेरे यहाँ फर्नीचर का खरीदारी करते हैं, क्योंकि मेरा नाम बहुत जगह फैल चुका है और सामान जो हम अच्छा दे रहे हैं लोगों को। और सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोगों को कच्चा सामान दिखा के, कच्चा लकड़ी दिखा के, सागवान का, शीशम का, महोगनी का, जो भी टॉप लकड़ी होता है उसका दिखा के सामने में, उसके बाद ही उनके मनपसंद का कैटलॉग से और नेट से जो भी डिजाइन देते हैं वो हम डिजाइन तैयार करवा के उनको देते हैं। उसके बाद जो है उस पर पॉलिश का काम करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, आप सभी को प्रणाम। और एक चीज बताइए कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ का दर्शन कराएगी? यह ट्रेन दरभंगा से प्रारंभ होगी, सीतामढ़ी होते हुए जाएगी। पहला पड़ाव है इसका अयोध्या जी, दूसरा फिर वैष्णो देवी, फिर उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारकापुरी, भेट द्वारका, नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईं बाबा, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पद्मनाभ मंदिर केरल एवं जगन्नाथपुरी। कुल 12 धामों की यात्रा इसमें करवाई जाएगी। ये कितने दिनों में पूरा होगी यात्रा? यह यात्रा लगभग 18 दिनों का है। इसको पूरा करने में 18 दिन लगभग लग जाएगा। सभी यात्रियों के लिए सोने के लिए अपना अपना स्लीपर बर्थ है। सीट से ज्यादा यात्री नहीं होंगे, सभी लोग अपने अपने स्लीपर बर्थ पे सोएंगे। तो इस यात्रा में शुल्क कितना रखा गया है? इस यात्रा का शुल्क बहुत ही कम रखा गया है, जो आप सभी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। मात्र 15,988 रुपया का पैकेज है, जिसमें दोनों टाइम का भोजन, 2 जगह बस सर्विस, 1 जगह टेम्पू सर्विस, 2 जगह स्टीमर सर्विस, सभी के साथ यह यात्रा मात्र 15,988 रखा गया है। बिना लहसुन प्याज का खाना बनवाया जाएगा, जो साधुओं के द्वारा बनाया जाएगा, और सभी वैष्णव पद्धति से सभी लोगों के सीट पे उस भोजन को परोस कर खिलाया जाएगा। आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप सभी इस बात को लोगों को बतावे। और स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करें, और कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से मैं और भी जानकारी दूंगा जो मैं यहाँ नहीं दे पाया हूँ। खासकर बुजुर्गों के लिए जो पैदल नहीं चल सकते हैं, बार बार ट्रेन नहीं बदल सकते हैं, खान पान की असुविधा होती है कि बाहर जाने में क्या खाएंगे, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन और अच्छे तेल मसाला के साथ यहाँ पर बनाया जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि निश्चित रूप से इस यात्रा का टिकट बुक करा लें। आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करें तो विशेष जानकारी आप जो कॉल करेंगे तो देंगे। बस इतना याद रखना है कि हमें इस यात्रा में जाना है। मैं नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, हमारे अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या युवा साथी जो कोई भी जाना चाहे जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके पास मैं आया हूँ, हमारे गिरीश भाई आए हैं, तो हम सभी अब विदा लेते हैं। और लेकिन ये सूचना आपको शेयर करते रहना है तब तक जब तक ट्रेन न खुल जाए। तो आप सभी को हमारा प्रणाम। प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी।